हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट 1 लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम आपका मॉक टेस्ट करा रहे हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाते हैं उसका मॉक टेस्ट जो है डेली रात को 9:30 बजे 9:30 पर आपका क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पर मॉक टेस्ट देके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन होंगे। आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम ले सकते हैं, लेकिन 90 मिनट का वीडियो नहीं होगा, थोड़ा कम टाइम में वीडियो होगा क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और आपको बता दें कि इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन के बजाय इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है UEE, मॉक टेस्ट है, पहला मॉक टेस्ट है। इसका क्वेश्चन है 50 और इसके लिए समय रखा गया है 90 मिनट। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, हम आपको क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन लगभग एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब 4 ऑप्शन इसमें से दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसे एक वर्णी प्रकाश भी कहा जाता है, उत्सर्जित करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए दिया है। पहला ऑप्शन है कि मरकरी वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है बल्ब, तीसरा है ट्यूबलाइट और चौथा है सोडियम वेपर लैंप। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सा इनमें से कौन सा लैंप है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट, इसका क्या मतलब होता है। देखिए मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है, जैसे कि आपने लेज़र बीम देखा होगा। लेज़र बीम, जो लेज़र बीम होता है वो एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो लेज़र बीम जो है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का एक अच्छा उदाहरण है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है सिंगल लाइट। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका, जो आपका सोडियम वेपर लैंप होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रकाश उत्पन्न करता है। तो पहला ऑप्शन जो है इसमें आपका सही है। बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो क्या करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट उत्सर्जित करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, चित्र आप देख सकते हैं, हाई प्रेशर सोडियम लैंप का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसमें देख सकते हैं आप टंगस्टन का इलेक्ट्रोड होता है, फिर इसमें एक दो प्रकार के ट्यूब होते हैं, एक इनर ट्यूब और एक आउटर ट्यूब होता है। और इसमें क्या होता है, सिरेमिक आर्क ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो एक वर्णी प्रकाश होता है। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब बता दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब होता है सिंगल लाइट। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक लेज़र बीम देखिए, जिससे लेज़र बीम जो है इसका मोनोक्रोमेटिक लाइट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का चित्र दिखाया गया है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 250 वोल्ट लैंप में कुल 3000 ल्यूमेन का फ्लक्स है और 250 वोल्ट मेंस से 0.8 एम्पियर का करंट लेता है। इसकी चमकदार दक्षता मतलब कि ल्यूमिनेस एफिशिएंसी है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक 250 वोल्ट का लैंप है, उसमें लूमेन फ्लक्स कितना है, 3000 लूमेन का फ्लक्स है और 250 वोल्ट जो है मेंस से 0.8 एम्पियर का करंट लेता है। तो इसकी ल्यूमिनेस एफिशिएंसी बताइए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ल्यूमिनेस एफिशिएंसी कहते किसे हैं। आप भी जानते होंगे कि ल्यूमिनेस एफिशिएंसी को रेडिएंट एफिशिएंसी भी कहते हैं। ल्यूमिनेस एफिशिएंसी को हम रेडिएंट एफिशिएंसी भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला तो आप लोगों को पता होगा कि रेडिएंट एफिशिएंसी बराबर होता है कि मतलब कि एनर्जी रेडिएंट इन द फॉर्म ऑफ द लाइट और अपॉन टोटल रेडिएंट एनर्जी। तो इसमें एक फार्मूला लगेगा। इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए जहाँ पर ल्यूमिनस एफिशिएंसी पूछा है, इसके लिए मतलब कि लैंप एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पर फार्मूला देख पा रहे होंगे कि लैंप एफिशिएंसी इक्वल है
ल्यूमिनस फ्लक्स अपान पावर इनपुट। और आपको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है हमको दिया है 3000 ल्यूमेन और V बराबर 250 वोल्ट, I बराबर 0.8। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले निकालना होगा कि पावर इनपुट कितना है, क्योंकि यहाँ पे आप फार्मूले में देख सकते हैं सबसे पहले हमको पावर इनपुट चाहिए और ल्यूमिनस फ्लक्स तो पहले से दिया ही है। तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर V इंटू आई, मतलब कि 250 इंटू 0.8। तो जो 250 इंटू 0.8 जब आप करेंगे तो यह जाएगा 200 वाट, और 200 वाट हो गया। इसके बाद करना क्या है, लैंप इफिशियंसी, मतलब कि लैंप की इफिशियंसी यहाँ पर हम LE लिख दे रहे हैं। लैंप इफिशियंसी बराबर हो जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स कितना दिया है 3000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3000 बटे, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 200, ये इक्वल कितना आ जाएगा 15 ल्यूमेन। इसका यूनिट होता है 15 ल्यूमेन पर वाट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15 ल्यूमेन पर वाट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि जो इसका क्या ज्ञात करना था, इसका ल्यूमिनस एफिशिएंसी ज्ञात करना था। इसमें जो सही ऑप्शन आया वो तीसरा ऑप्शन सही है, 15 ल्यूमेन पर वाट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द वाइजर ऑफ अ हाइलोजन फ्लड लैम्प इज मेड ऑफ। क्वेश्चन कर रहा है कि जो हाइलोजन फ्लड लैम्प होता है उसका वाइजर जो होता है किसका बना होता है। तो वाइजर का मतलब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपने हेलमेट देखा होगा, हेलमेट के जो मतलब कि चेहरे को ढकने के लिए जो कांच को हम ऊपर नीचे करते हैं उसी को वाइजर बोला जाता है। तो हाइलोजन फ्लड लैंप में भी सुरक्षा की दृष्टि से उसमें वाइजर लगा होता है। तो वही पूछ रहा है कि वाइजर जो है इसका वो किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है माइका का बना होता है, या फिर ग्लास का, या फिर पॉलीकार्बोनेट का, या फिर सिलिका का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, जो आपका हाइलोजन फ्लड लैंप का वाइजर होता है वो ग्लास का बना होता है। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप एमिट्स। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप जो होता है एमिट करता है। पहला ऑप्शन है रेड कलर लाइट, दूसरा ऑप्शन है येलो कलर लाइट, और तीसरा ऑप्शन है वाइट कलर लाइट, और चौथा ऑप्शन है ब्लूइश वाइट कलर लाइट। इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत से लोग इसका आंसर गलत देंगे, क्योंकि जो आपको पता है कि हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है वो एमिट करता है ग्रीनिश ब्लू लाइट, लेकिन इसमें ग्रीनिश ब्लू लाइट ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है वो ब्लूइश वाइट कलर लाइट भी क्या करता है, एमिट करता है। ऑप्शन के हिसाब से आपको बता रहे हैं। जैसे कि सामान्यतः क्या होता है, हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है ये क्या करता है, ग्रीनिश ब्लू लाइट क्या करता है, एमिट करता है। ग्रीनिश ब्लू लाइट वो जो होता है ग्रीनिश ब्लू लाइट होता है, लेकिन अब ऑप्शन में दिया नहीं है। तो जब से संभावित जो लाइट उत्पन्न कर सकता है वो क्या होगा, वो यही होगा आपका ब्लूइश वाइट कलर लाइट। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। और आपको पता है कि जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप होता है उसका प्रयोग हम लार्ज एरिया में करते हैं। यहाँ पर आप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है जिसमें आर्क जनरेट होता है, और ट्यूब में जो होता है आर्गन और मरकरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्गन और मरकरी दोनों मिक्स करके भरा जाता है। और इसमें क्या होते हैं, जो मतलब ये ट्यूब होता है, ट्यूब की निचली सतह पर बिल्कुल इस पर हम क्या कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट की कोटिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप दिखता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कुशल मतलब कि मोस्ट इफिशिएंट लैंप है। तो पहला ऑप्शन है ग्राफीन, दूसरा है एलईडी, और तीसरा है सीएफएल, और चौथा है सोडियम वेपर लैंप। गलती से यहाँ पर वैल्यू टाइप हो गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सबसे मोस्ट इफिशिएंट लैंप कौन सा है इसमें से। वैसे तो सब लोग को पता होगा कि एलईडी होगा, या फिर सीएफएल, या फिर सोडियम वेपर लैंप। तो जिसमें चौथा ऑप्शन जो है वो तो बिल्कुल रॉन्ग है। एलईडी, सीएफएल, ग्राफीन, इनमें से तीन में से कोई एक सही हो सकता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सबसे मोस्ट इफिशिएंट लैंप कौन सा है। देखिए
सबसे मोस्ट इफिशिएंट लैम्प की अगर बात करें तो इसमें जो है आपका एलईडी सही होगा। लेकिन अब के टाइम में बात करें तो एलईडी से भी अच्छा एक लैम्प है जो है क्या है, ग्राफीन एलईडी लैम्प। जो देखिए जो ग्राफीन जो एलईडी लैम्प होता है यह भी एक प्रकार का क्या होता है, लाइट बल्ब ही होता है। ग्राफीन जो होता है, ग्राफीन लैम्प जो होता है यह एक प्रकार का लाइट बल्ब होता है। लेकिन इसे प्रयोगों में पाया गया है कि जो एलईडी बल्ब है आपका, इससे 10% क्या होता है, अधिक एफिशिएंट होता है एलईडी से भी। इसलिए क्या होता है, फ्यूचर में ग्राफीन लैम्प का ज़्यादा प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ग्राफीन लैम्प में होता क्या है, ग्राफीन लैम्प में जो फिलामेंट होता है उसमें फिलामेंट में, ग्राफीन लैम्प में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट में ग्राफीन की कोटिंग की जाती है। और जो यह जो आप सोच रहे होंगे ग्राफीन क्या है, तो आपको बताते हैं ग्राफीन जो है कार्बन का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ग्राफीन लैंप जो होता है वो सबसे मोस्ट इफिशिएंट होता है। कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ पर चित्र, कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफीन लैंप दिखता है। ये आपका जो है ये यहाँ पर इंडिया में तो नहीं, यूके वगैरह में क्या है, ग्राफीन लैंप जो है अवेलेबल है। ये जो है ग्राफीन लैंप है। यहाँ पर थोड़ा सा हम ग्राफीन लैंप के बारे में और बता देते हैं। यह मतलब कि ये पॉल्यूशन फ्री है, पहली बात तो इसमें एडवांटेज इसकी देख रहे हैं। इसका कूलिंग टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही अच्छा है, मतलब कि कितना भी देर इसको यूज करिए इसका कूलिंग टेक्नोलॉजी इतना अच्छा है कि जल्दी हीट नहीं होता है। लो एनर्जी पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। नो फ्लिकर, किसी प्रकार का कोई फ्लिकर नहीं होता। 360 डिग्री लाइट, ऐसा नहीं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, 360 डिग्री मतलब बिल्कुल फैलाव के साथ लाइट देता है। हाई ब्राइटनेस मतलब कि उच्च चमक होता है इसमें। लो कॉस्ट भी लो होता है और जीवन काल भी अधिक होता है। इसलिए यह क्या होता है, एलईडी लैंप से 10% अधिक इफिशिएंट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं। क्वेश्चन है कि वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं कहलाती हैं। तो पहला ऑप्शन है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, दूसरा है रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट, तीसरा है ओपेक ऑब्जेक्ट और चौथा है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं। उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब कि जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, या फिर क्या है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। द सन, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लिट कैंडल या ग्लोइंग बल्ब, तो ये सब क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इनका क्या होता है, ऑन लाइट, मतलब कि स्वयं का लाइट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लैंप का कार्य घंटों में सबसे कम जीवन काल होता है, मतलब कि हावर्स में किस लैंप का जीवन काल कम होता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरेसेंट लैंप, तीसरा ऑप्शन है मरकरी वेपर लैंप और चौथा है इनकैंडेसेंट लैंप। किस लैंप का कार्य जो है घंटों में सबसे कम जीवन काल का होता है। सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप, मरकरी वेपर लैंप या फिर इनकैंडेसेंट लैंप। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि देखिए जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसका जीवन काल क्या होता है, हावर्स में सबसे कम होता है। चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर लैंप के नाम दिए गए हैं और उनके लाइफ टाइम हावर्स में, कि उनका मतलब हावर्स में जीवन काल कितना होता है। जैसे अगर बात करें इनकैंडेसेंट लैंप की, तो इसका जीवन काल जो होता है 750 से 2000 घंटे तक होता है। फ्लोरेसेंट लैंप जो होता है उसका 24000 से 36000 घंटे तक लाइफ टाइम उसका जीवन काल होता है। सीएफएल लैंप का जो होता है 8000 से 20000 घंटे तक इसका लाइफ टाइम होता है। और हाइड्रोजन लैंप का जीवन काल जो होता है 2000 से 4000 घंटे होता है। वैसे इसी प्रकार एलईडी लैंप का 35000 से 50000 घंटे तक होता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि जो आपका इनकैंडेसेंट लैंप है यहाँ पर, उसका जीवन काल जो है सबसे कम होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बिजली के बल्बों को भरने के लिए, मतलब कि इलेक्ट्रिक बल्ब में किस गैस को फील्ड किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है नियॉन को भरा जाता है, या फिर क्लोरीन को, या फिर हाइड्रोजन को, या फिर आर्गन को। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कई लोगों को इसका आंसर ही पता होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में ज़्यादातर आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो आर्गन गैस होता है आपका एक प्रकार का इनर्ट गैस होता है। जब हम क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब इलेक्ट्रिक बल्ब में हम क्या करते हैं, बिजली को प्रवाहित करते हैं, तो आर्गन का यहाँ पर क्या काम होता है, आर्गन क्या करता है, टंगस्टन तार के फिलामेंट को गर्म करता है और हाई टेम्परेचर पर यह वाइट लाइट क्या करता है, एमिट करता है। तो बिजली के बल्बों में भरने के लिए हम आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप द्विधातुई पट्टी मतलब कि बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करता है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम वेपर लैंप, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरोसेंट लैंप, तीसरा है इनकैंडेसेंट लैंप और चौथा है मरकरी वेपर लैंप। तो बताइए कौन सा लैंप है जो बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करता है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है। फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करता है। इसको दिखा देते हैं आपको फ्लोरोसेंट लैंप में किस जगह बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप फ्लोरोसेंट लैंप देख पा रहे होंगे। फ्लोरोसेंट लैंप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या किया जाता है, बाईमेटालिक कॉन्टैक्ट्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्लोरोसेंट लैंप होता है इसी में क्या होता है, बाईमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है कि अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का मुख्य अनुप्रयोग क्या पिघलाना है। कहने का मतलब है जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है उसका मुख्य अनुप्रयोग किसे पिघलाना है, आयरन को पिघलाना, आयरन को मेल्ट करना, स्टील को मेल्ट करना, या फिर नॉन फेरस मेटल को मेल्ट करना, या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस में किस चीज़ को पिघलाया जाता है। देखिए जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है इसमें होता क्या है कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसे मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोडों इनके बीच क्या होता है, आर्क जनरेट होता है। इनके बीच जब आर्क जनरेट होता है और रेडिएशन के द्वारा चार्ज ट्रांसमिट से हीट उत्पन्न होता है और इसका ताप जो होता है डायरेक्ट आर्क फर्नेस से कम होता है। तो इसलिए इसमें जो आपका तीसरा ऑप्शन है नॉन फेरस मेटल जो है वो करेक्ट है। इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है इसका मेन एप्लीकेशन होता है नॉन फेरस मेटल्स को मेल्ट करना। यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर द टेम्परेचर इज लोअर देन डायरेक्ट आर्क फर्नेस, मतलब कि जो इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस होता है इसका टेम्परेचर जो होता है डायरेक्ट आर्क फर्नेस की तुलना में कम होता है। इसलिए इसका प्रयोग उस पदार्थ को पिघलाने में करते हैं जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कम होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रास हो गया, कापर हो गया, जिंक हो गया। तो इन सब चीज़ों को पिघलाने के लिए इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम होता है और साथ ही इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है इसका टेम्परेचर जो होता है कम होता है डायरेक्ट आर्क फर्नेस की अपेक्षा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित में से किस लैंप का प्रयोग चिन्ह या संकेतक लैंप के रूप में किया जाता है। कौन सा लैंप है उसका प्रयोग चिन्ह या संकेतक लैंप के रूप में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इनकैंडेसेंट लैंप, दूसरा है हाइड्रोजन लैंप, तीसरा है नियॉन लैंप और चौथा है फ्लोरोसेंट लैंप। तो आपको पता ही होगा कि जैसे टेस्टर वगैरह हो गया तो टेस्टर में इंडिकेटिंग के लिए कौन सा लैंप का प्रयोग होता है, वो होता है नियॉन लैंप। और जो आप बोर्ड वगैरह में भी देखते होंगे जो लगा रहता है उसमें फ्यूज के साथ जो एक इंडिकेटिंग लैंप का प्रयोग किया जाता है वो नियॉन लैंप होता है, या नियॉन लैंप बोलिए या फिर नियॉन डिस्चार्ज लैंप बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का है कि उच्चतम रोशनी दक्षता वाले लैंप का प्रकार है, मतलब कि ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है किसका हाई होता है इनमें से। तो पहला ऑप्शन है मरकरी वेपर लैंप का, दूसरा है इनकैंडेसेंट लैंप का, तीसरा है सोडियम वेपर लैंप का, या फिर फ्लोरोसेंट लैंप का। तो इसका आंसर बताइए कि कौन से लैंप की एफिशिएंसी, ल्यूमिनस एफिशिएंसी जो है वो सबसे हाई होता है।
देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो सोडियम वेपर लैम्प ऑप्शन सही है, तो इस तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सोडियम वेपर लैम्प जो होता है उसका लुमिनस एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि लाइट सोर्स का नाम लिखा है और लुमिनस एफिशिएंसी बताया गया कितना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, उसका लुमिनस एफिशिएंसी लुमेन पर वाट में कितना होता है, 8 से 18 लुमेन पर वाट होता है। फ्लूसेंट लैंप हो गया 46 से 75 लुमेन पर वाट होता है। मर्करी वेपर लैंप हो गया तो इसका होता है 44 से 65 लुमेन पर वाट। CFL का देखिए 40 से 70 लुमेन पर वाट होता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए सबसे अधिक यहाँ पर देख सकते हैं कि सोडियम वेपर लैंप, जो लो प्रेशर का सोडियम वेपर लैंप होता है उसका लुमिनस एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होता है 101 से 175 वाट। और जो सोडियम वेपर लैंप जो हाई प्रेशर टाइप का होता है उसका 67 से 121 होता है। और LED का 30 से 50 और नियॉन लैंप का 15 से 40। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जो सोडियम वेपर लैंप है लो प्रेशर टाइप का, उसका जो लुमिनस एफिशिएंसी है 101 से 175 वाट, मतलब कि सबसे ज़्यादा लुमेन पर वाट होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि ताप दीप्त मतलब कि इनकैंडेसेंट लैंप फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उसमें फिलामेंट टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि टंगस्टन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। या फिर टंगस्टन इज लेस corroding एट हाई टेम्परेचर, या फिर टंगस्टन इज वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द थिन फिलामेंट, टंगस्टन इज एन इनर्ट एलिमेंट इन लास्ट कॉलम ग्रुप 18 पीरियोडिक टेबल। तो इसमें आप लोग को जो सही आंसर है वो पहला ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि टंगस्टन का उपयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत अधिक होता है। यह फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस ग्रुप के मतलब पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में रखा गया है, ये सब चीज़ें नहीं फ़र्क पड़ता। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है इसलिए हम इनकैंडेसेंट लैंप में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें कि जो टंगस्टन होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका वर्किंग टेम्परेचर। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका क्या होता है, हाई होता है बहुत। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। आप लोग वीडियो को 480 पिक्सल में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा टाइप हुआ है। देखिए CFL और LED लैंप में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है कि टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज मर्करी वेपर एंड फॉस्फर वाइल एंड LED लैंप यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल। दूसरा ऑप्शन है कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ एन LED लैम्प। तीसरा ऑप्शन है कि ए CFL इज लेस एनर्जी इफिशिएंट एज कम्पेयर टू एन LED लैम्प। आप बताइए कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखिए सबसे पहली बात जो CFL होता है, आपको पता है CFL में पहला ऑप्शन देखिए कि जो टू प्रोड्यूस लाइट मतलब कि लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए CFL जो है मरकरी वेपर और फास्फर वाइल का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का प्रयोग करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट है। और देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए कि द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ CFL इज मच लॉन्गर, इसमें तो बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा है कि CFL का लाइफ स्पैन जो होता है ज़्यादा बता रहा है और LED का कम, तो ये रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए करा है कि अ CFL इज लेस एनर्जी इफिशिएंट, मतलब कि CFL लेस एनर्जी इफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू एन LED लैम्प। इसमें सही लिखा गया है, स्टेटमेंट सही है कि CFL जो होता है उसका कम इफिशिएंट होता है LED की तुलना में। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और आपको ऑप्शन जो दिया है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों। तो यहाँ पर एक जैसे यहाँ पर देखिए कि एक ये वाला सही है, एक ये वाला, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है C वाला जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि LED में प्रकाश उत्सर्जित होता है क्योंकि लाइट फॉल्स ऑन लेड, मतलब कि लाइट LED पर गिरता है इसलिए,
या फिर रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, या फिर पीएन जंक्शन एमिट्स लाइट्स व्हेन हीटेड, या फिर आईआर लाइट फॉल्स ऑन एलईडी। तो सब लोगों को आंसर यही लग रहा होगा कि ये वाला आंसर सही है कि पीएन जंक्शन एमिट लाइट, मतलब कि जब पीएन जंक्शन हीट होता है तब यह लाइट एमिट करता है, लेकिन ये ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। एलईडी में प्रकाश अगर उत्सर्जित होता है तो उसका रीजन है कि रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इसमें जो आपका पहला और दूसरा वाला ऑप्शन है वो क्या है, ये करेक्ट है। ये देखिए जो एलईडी होता है आपका, जो एलईडी लाइट होता है वह क्या होता है, एक पीएन जंक्शन डिवाइस होता है। वह लाइट कब एमिट करता है, जब इसके थ्रू करंट को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास कराते हैं। ऐसा नहीं कि जो पीएन जंक्शन डायोड होगा कि वो हीट होगा, तो मतलब कि जैसे यहाँ पे पीएन जंक्शन मतलब ये डायोड है, ठीक है। अगर ये हीट होता है तो लाइट थोड़ी ना एमिट करेगा, यह लाइट तब एमिट करेगा जब इसके थ्रू हम करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पास कराते हैं। इसलिए जो हमने आपको ऊपर बताया तीसरा ऑप्शन, इसलिए वो गलत था। और जब एलईडी क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तब यह लाइट को एमिट करता है। तो इसका एलईडी में लाइट उत्पन्न होने का मेन कारण है रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा निर्मित होता है। कहने का मतलब अगर एक रेफ्रिजरेटर है तो कूलिंग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन है कि द आइस विच डिपॉजिट इन द फ्रीजर, मतलब कि फ्रीजर में जो आइस रखा गया है, डिपॉजिट किया गया है, उससे क्या रेफ्रिजरेटर शीतलन उत्पन्न होता है। दूसरा ऑप्शन है कि द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस, या फिर द इवेपोरेशन ऑफ अ वोलाटाइल लिक्विड, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए कि जो एक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कूलिंग किसके द्वारा निर्मित होता है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है कि जो फ्रीजर में आइस रखा गया है उसके द्वारा, जो फ्रीजर में आइस डिपॉजिट किया गया है उसके द्वारा तो नहीं होता है, ये गलत है बिल्कुल। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है। और इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन जो दिया है द सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस, मतलब कि कंप्रेस्ड गैस जो उसमें होता है उसके अचानक एक्सपेंशन से, ये भी गलत है। इसमें जो सही ऑप्शन है बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए जो एक रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, कूलिंग जो होता है वोलाटाइल लिक्विड, यहाँ पर देखिए आप मेंशन किया गया वोलाटाइल लिक्विड के इवेपोरेशन से प्राप्त होता है। कहने का जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो क्या होता है, एक ऐसे लिक्विड का प्रयोग करता है जो बहुत ही आसानी से इवेपोरेट हो जाए, मतलब कि वाष्पित हो जाए। और जब यह इवेपोरेट होता है तो यह क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो इसमें आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रशीतन प्रणाली रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस इवेपोरेटर के करीब क्यों स्थित होते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एक्सपेंशन डिवाइस इवेपोरेटर के करीब क्यों स्थित होते हैं। पहला ऑप्शन है कि टू अवॉइड द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, दूसरा ऑप्शन है टू मिनिमाइज द हीट गेन, तीसरा ऑप्शन है टू ईज द फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट, और चौथा ऑप्शन है टू मैक्सिमाइज द हीट गेन। देखिए जो एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसके मेन 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हो गया आपका कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, फिर एक्सपेंशन वाल्व हो गया और इवेपोरेटर हो गया। तो जो एक्सपेंशन डिवाइस होता है वो क्या होता है, इसलिए मतलब कि जो आपका एक्सपेंशन डिवाइस होता है इवेपोरेटर के करीब इसलिए लोकेटेड होता है ताकि हीट गेन जो होता है उसको मिनिमाइज कर सकें। इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। हीट गेन को मिनिमाइज करने के लिए हम एक्सपेंशन डिवाइस को इवेपोरेटर के करीब लोकेट करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एसी ड्राइव नहीं है। एसी, यहाँ पर एसी, ये वाला एसी है, एसी ड्राइव नहीं है। पहला ऑप्शन है कि इंडक्शन मोटर ड्राइव एसी ड्राइव नहीं है, कंपाउंड मोटर ड्राइव एसी ड्राइव नहीं है, सिंक्रोनस मोटर ड्राइव एसी ड्राइव नहीं है, या फिर स्टेपर मोटर ड्राइव। तो बताइए कौन सा इसमें से एसी ड्राइव नहीं है। देखिए यहाँ पर जो आपका इंडक्शन मोटर है, आप नाम से बता सकते हैं कि जो इंडक्शन मोटर है ये एसी ड्राइव है। सिंक्रोनस जो है ये भी सिंक्रोनस मोटर ड्राइव भी क्या है, एसी ड्राइव है। स्टेपर भी एसी पर ही होता है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। कंपाउंड मोटर ड्राइव जो होता है वह एसी ड्राइव नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की फिनोमिना, इलेक्ट्रोलाइसिस की घटना का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। जो इलेक्ट्रोलाइसिस का फिनोमेना है उसका उपयोग करते हुए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो आपको पता होगा इसका आंसर जो सही है, केमिकल इफेक्ट ऑफ, रासायनिक प्रभाव होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उस पर आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के विद्युत ताप को उच्च आवृत्ति तापन नहीं माना जाता है? मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में कौन सा सही है जिसको हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग नहीं मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंफ्रारेड हीटिंग, और दूसरा है इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग और आर्क हीटिंग। तो इसमें जो आपका इंफ्रारेड हीटिंग हो गया इसको भी क्या मानते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग मानते हैं। और आपका इंडक्शन हीटिंग, इसको भी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, तीनों क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है। आपको आगे दिखा देते हैं। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आर्क हीटिंग को हम जो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग है उसके तौर पर कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिए कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, इंडक्शन हीटिंग, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, इंफ्रारेड हीटिंग। ये तीनों ही क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन था आर्क हीटिंग जो था उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग के तौर पर कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि प्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग में विद्युत प्रवाह गुजरता है, मतलब कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू प्रवाहित होता है? तो पहला ऑप्शन है चार्ज के थ्रू, एलिमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस, मतलब कि जो लो रेजिस्टेंस का एलिमेंट होता है उसके थ्रू, तीसरा है कि आउट ऑफ चार्ज, और चौथा है एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको पता है कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में जिस सब्सटेंस को हमको क्या करना होता है? हीट करना होता है, उसे क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। और उस चार्ज के थ्रू ही हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चार्ज ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दिस मेथड द इलेक्ट्रिक करंट इज मेड टू पास थ्रू द सबस्टेंस टू बी हीटेड, मतलब जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, और उस पदार्थ को जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उसे हम चार्ज भी बोलते हैं। और जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है उसका प्रयोग हम रेजिस्टेंस बिल्डिंग में और सबसे अधिक साल्ट बाथ फर्नेस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अजाक्स व्याट भट्टी, अजाक्स व्याट फर्नेस किस प्रकार की भट्टी है? तो पहला ऑप्शन, जब आप बुक पढ़ रहे होंगे वहाँ पर 2 नाम दिए होंगे, अजाक्स वाट भट्टी और एक नाम दिया होगा, तो वही आपको बताना है कि अजाक्स व्याट भट्टी जो होता है किस प्रकार की भट्टी है। वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस है, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग फर्नेस है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस है, या फिर इनडायरेक्ट आर्क फर्नेस है। तो आपको बता दें कि जो आपका जो वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस होता है इसी का इम्प्रूव्ड रूप होता है अजाक्स वाट फर्नेस। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए इसी का क्या होता है? इम्प्रूव्ड फॉर्म होता है आपका अजाक्स वाट फर्नेस, इसीलिए इसका 2 नाम बोल सकते हैं आप। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए अजाक्स व्याट भट्टी है, इसको कहते हैं इट इज़ एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस इज अजाक्स वाट फर्नेस। तो जो आपका अजाक्स वाट फर्नेस होता है ये वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस का इम्प्रूव्ड फॉर्म होता है, मतलब सुधरा हुआ रूप होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का है कि इंडक्शन हीटिंग का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है टाकना, मतलब ब्रेजिंग, वुड को ग्लूइंग करने में, तीसरा है अनीलिंग ऑफ ब्रास, मतलब कि ब्रास को अनीलीकरण करने में, और चौथा है सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। जो इंडक्शन हीटिंग होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, किसमें नहीं किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए जो इंडक्शन हीटिंग यहाँ पर दिया गया है, इंडक्शन हीटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसमें क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा गर्म करते हैं, और जो इसमें हीट उत्पन्न होता है वह एडी करंट द्वारा उस ऑब्जेक्ट में क्या होता है? जनरेट होता है। तो जो इंडक्शन हीटिंग हो गया उसका प्रयोग हम किस में नहीं करते हैं?
वुड ग्लूइंग में नहीं करते हैं, क्योंकि जो वुड ग्लूइंग होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का प्रयोग करते हैं, इसमें हम इंडक्शन हीटिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग में, विद्युत इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो वेल्डिंग होता है उसमें करंट रिक्वायर्ड एक्सीड 100 एम्पियर, 100 एम्पियर से अधिक करंट की रिक्वायर्ड होती है। दूसरा ऑप्शन है द वोल्टेज रिक्वायर्ड रेंज फॉर 4 to 12 वोल्ट, 4 से 12 वोल्ट वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है, उसमें वोल्टेज रेंज की रिक्वायर्ड होती है। और तीसरा ऑप्शन है कि वेल्ड को आपूर्ति की जाने वाली, मतलब कि जो वेल्डिंग को सप्लाई दी जाती है उसकी बिजली की मात्रा आमतौर पर प्रत्येक स्क्वायर एरिया के लिए 60 वाट से 80 वाट तक होती है। ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो अगर आपने विद्युत प्रतिरोध वेल्डिंग डिटेल में पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि जो उसमें करंट रिक्वायर्ड होता है वो 100 एम्पियर से अधिक होता है, और जो वोल्टेज का रेंज होता है वो 4 वोल्ट से 12 वोल्ट होता है। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है वो भी सही है कि 60 वाट से 80 वाट तक होती है। जो सप्लाई की जाने वाली मात्रा होती है वो प्रत्येक पर स्क्वायर एरिया के लिए 60 वाट से 80 वाट होती है। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि वेल्डिंग जनरेटर, वेल्डिंग के लिए आपने जो जनरेटर प्रयोग किया था आपने देखा होगा, वेल्डिंग जनरेटर क्या उत्पादन कर सकता है, बोथ एसी एंड डीसी, मतलब कि एसी और डीसी दोनों, या फिर केवल डीसी, या फिर केवल एसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है कि एसी और डीसी दोनों उत्पादन कर सकता है वेल्डिंग जनरेटर, या फिर केवल डीसी, या फिर केवल एसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वेल्डिंग जनरेटर जो होता है वो एसी और डीसी दोनों उत्पन्न कर सकता है। और वेल्डिंग जनरेटर के लिए आपको बता दें हम कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग जनरेटर के लिए। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने नोट किया है। पहला पॉइंट है कि वेल्डिंग जनरेटर डीसी और एसी दोनों का उत्पादन कर सकता है, और वेल्डिंग जनरेटर के लिए हम डिफरेंट कंपाउंड जनरेटर को एज अ वेल्डिंग जनरेटर यूज करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि यदि एक सिंगल मोटर पर एक कॉमन शाफ्ट से बेल्ट के माध्यम से कई मशीनों को चलाती है। कहने का मतलब एक सिंगल मोटर है, एक कॉमन शाफ्ट के से बेल्ट के माध्यम से कई मशीनों को चलाती है, तो इस प्रकार की ड्राइव सिस्टम को किस रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है देखिए इंडिविजुअल ड्राइव, दूसरा है कॉम्प्लेक्स मोटर ड्राइव, तीसरा है मल्टी मोटर ड्राइव, और चौथा है ग्रुप ड्राइव। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो अगर एक सिंगल मोटर को हम एक कॉमन शाफ्ट से बेल्ट के माध्यम से कई मशीनों को चलाते हैं तो इस प्रकार के ड्राइव सिस्टम को क्या बोला जाता है। देखिए इसका आंसर बताते हैं। देखिए जो इंडिविजुअल ड्राइव हो गया ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इंडिविजुअल ड्राइव में देखिए क्या होता है, इंडिविजुअल ड्राइव में इसमें एक इंडिविजुअल मशीन को चलाने के लिए हम सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत मशीन को चलाने के लिए एक अलग सिंगल मोटर का प्रयोग करते हैं। और कॉम्प्लेक्स मोटर ड्राइव ये बिल्कुल गलत है। और मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है, देखिए मल्टी मोटर ड्राइव में क्या होता है, मशीन सिंगल होती है। जो सिंगल मशीन होती है उसको हम उसके डिफरेंट पार्ट को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट मोटर का, अलग अलग मोटर का प्रयोग करते हैं, न कि हम कई मशीनों को चलाने के लिए। कई मशीनों को चलाने के लिए जो मतलब कि ड्राइव का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम बोलते हैं ग्रुप ड्राइव। और ग्रुप ड्राइव में क्या होता है कि शाफ्ट की लाइन से जो बेल्ट और पुल्ली होता है उसके माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक मशीनों को चला सकते हैं। तो ग्रुप ड्राइव एकदम सही ऑप्शन है आपका। अगर कई मशीनों को चलाने का ऑप्शन दिया गया है, चलाने के लिए बोला गया है, तो आपका ग्रुप ड्राइव होगा। चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि विद्युत कर्षण मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन को, मतलब कि विशिष्ट ऊर्जा खपत को किसमें मापा जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, टन केमी पर वाट हावर, आरपीएम पर वाट हावर पर आरपीएम, वाट हावर पर टन केमी। तो इसमें सही आंसर बताइए कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में
जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन होता है उसको किस में मापा जाता है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, डी, वाट हावर पर टन किमी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बताएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि ठोस कोण का अधिकतम संभव मान है। जो सॉलिड एंगल होता है आपका उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वैल्यू है, मैक्सिमम संभव मान है। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा है 2 पाई, तीसरा 3 पाई और चौथा है 4 पाई। तो आपको पता होगा सॉलिड एंगल जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल होता है ए अपान आर स्क्वायर, और ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल होता है, कितना बचा 4 पाई। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कराए कि रेफ्रिजरेंट का वांछनीय मतलब कि सबसे डिजायरेबल फिजिकल क्वालिटी कौन सा है इसका, मतलब कि रेफ्रिजरेंट का सबसे डिजायरेबल प्रभौतिक गुण कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि टॉक्सिक होता है, कि एक्सप्लोसिव होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट या फिर हाई फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए जो आपका एक रेफ्रिजरेंट में जो होना चाहिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज होना चाहिए उसको देख लीजिए। बाकी इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए रेफ्रिजरेंट में। देखिए यहाँ पर एक रेफ्रिजरेंट की क्वालिटी को मेंशन किए हैं हमने कि यहाँ पर जो एक रेफ्रिजरेंट होना चाहिए उसमें निम्न क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्या, पहला कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। दूसरा है कि हाई लेटेंट हीट वैल्यू होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट भी लो ही होना चाहिए। नॉन फ्लेमेबल मतलब कि वह फ्लेमेबल ना हो और ना तो टॉक्सिक हो, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए और मॉइस्चर से वह प्रभावित होने वाला नहीं होना चाहिए। तो एक रेफ्रिजरेंट में ये प्रॉपर्टीज होना चाहिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वलेंट। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल होता है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। पहला ऑप्शन है 3 किलोवाट, दूसरा है 3.5 और तीसरा है 4.0 और चौथा है 4.5। देखिए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इसे TR भी बोलते हैं। यह क्या होता है, यह उष्मा की वह मात्रा होती है जिससे क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 टन पानी से निकलने के लिए आवश्यक होती है, ताकि इसे क्या करें 24 आवर में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समतुल्य बर्फ में परिवर्तित कर सकें। और बाकी अगर बात करें 1 TR की तो कितना इसका वैल्यू होता है 3.5। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही है 3.5। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 1 TR मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को 3.5 kW या फिर इसको क्या भी बोल सकते हैं 210 के इतना और फिर 50 kcal किलो कैलोरी पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट और 50 किलो कैलोरी पर मिनट। इसमें जो तीनों ऑप्शन है तीन चीज़ें आपको दिखाई गई हैं वो 1 TR के बराबर होती हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है इक्विवेलेंट वैल्यू टू यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज। तो इसमें आपको पहले बता दिए कि 210 ऑप्शन 210 किलो जूल पर सेकंड दिया है, 3.5 किलो वाट पर सेकंड और फिर 210 किलो जूल पर मिनट और अगला है 3.5 वाट पर हावर। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन सही है 210 किलो जूल पर सेकंड। सॉरी, इसमें जो 210 किलो जूल पर मिनट ये गलत होगा, मिनट में दिया गया था, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 210 किलो जूल पर मिनट होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस भाग में प्राप्त किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में कूलिंग जो होता है किस पार्ट में प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है कंडेंसर में, दूसरा है कैपिलरी में और तीसरा है इवेपोरेटर में और चौथा है कंप्रेसर में। तो जो रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है वो इवेपोरेटर में प्राप्त किया जाता है। इवेपोरेटर के लिए वह एक ऐसे लिक्विड का प्रयोग करता है वो जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, और जब यह इवेपोरेट होता है तो यह कूलिंग इफेक्ट
जनरेट करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि 4 सामग्रियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से एक का चयन करें जिसकी प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम है। ग्लास, सिल्वर, आयरन, नाइक्रोम। तो इनमें से इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिसकी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी जो होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होती है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो सिल्वर ऑप्शन करेक्ट है कि सिल्वर के जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे कम होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त इंसुलेशन सामग्री कौन सी है। मतलब जो आपका आयरन जिसे प्रेस भी कहते हैं, वो जो आप देखे होंगे उसमें इंसुलेशन के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक का, दूसरा है रबड़ का, तीसरा है सिलिका का और चौथा है माइका का। तो आप बताइए इसमें जो सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन करेक्ट है। माइका का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में इंसुलेशन के लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का है कि दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल का प्रकार चुनें। तो पहला ऑप्शन है आर्मर्ड केबल, दूसरा ऑप्शन है समरसिबल फ्लैट केबल और तीसरा ऑप्शन है राउंड फ्लेक्सिबल केबल और चौथा ऑप्शन है सील्डेड केबल। तो बताइए घरेलू उपकरणों के लिए किस प्रकार के केबल का चयन करते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। राउंड फ्लेक्सिबल केबल का प्रयोग करते हैं घरेलू उपकरणों के लिए। हम जो केबल होता है वो राउंड फ्लेक्सिबल केबल होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि ISI के अनुसार इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बॉडी और कनेक्टिंग केबल के बीच इंसुलेशन कितना होना चाहिए। क्वेश्चन को समझिए कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो होता है उसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाटर जो हीटर होता है उसकी बॉडी और कनेक्टिंग केबल जो होता है उसके बीच इंसुलेशन कितना होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि 0.01 किलो ओम, दूसरा है 1.1 किलो ओम, तीसरा है 0.01 मेगा ओम और चौथा है आपका 1.00 मेगा ओम। तो आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बॉडी होती है और कनेक्टिंग केबल जो होता है उसके बीच इंसुलेशन जो होना चाहिए वो 1 मेगा ओम होना चाहिए। क्यों होता है इसको आप समझते हैं। देखिए IE रूल मतलब कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का जो रूल नंबर 48 है उसको आप पढ़ लीजिए। बिफोर कमीशनिंग और इंस्टॉलिंग ए वाटर हीटर, मतलब कि जो अगर आप वाटर हीटर को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर उसकी कमीशनिंग कर रहे हैं तो उसके पहले द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन 1 मेगा ओम एज पर ISI। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 के अनुसार अगर आप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को इंस्टॉलिंग कर रहे हैं तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का है कि हिस्टैरिसीस के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वाटर गीजर में, इलेक्ट्रिक मोटर में, मल्टी वाइब्रेटर में या फिर स्कीम ट्रिगर में, स्कीमिक ट्रिगर में। अब बताइए हिस्टैरिसीस के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है इलेक्ट्रिक वाटर गीजर में हिस्टैरिसीस के सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का है कि छत के पंखे की गति कम होने का एक कारण निम्न हो सकता है। ब्लेड का कोरोजन हो जाना, ब्रोकन कैनोपी और फिर फॉल्टी माउंटिंग या फिर फॉल्टी कैपेसिटर। तो ब्लेड कोरोजन हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। फॉल्टी माउंटिंग मतलब अगर माउंटिंग संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो भी पंखे की गति कम नहीं हो सकती है। अगर हाँ कैपेसिटर उसका ख़राब है तो उसके स्पीड में कम हो सकता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार किससे बने होते हैं। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन ऑप्शन देखिए तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है।
प्योर जिंक का बना होता है, प्योर लीड का बना होता है, एलॉय ऑफ लीड एंड टिन, या फिर एलॉय ऑफ लीड एंड जिंक। तो आपको पता है कि एलॉय ऑफ लीड एंड जिंक मतलब लीड एंड टिन के मिश्र धातु होते हैं जिससे फ्यूज तार हमारा बना होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन। तो आप देख के बता सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटर भी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब भी, इलेक्ट्रिक आयरन भी। इसमें जो सही ऑप्शन है ये क्या है, माइक्रोवेव। यह उस धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अब आगे देखते हैं। देखिए जो एक माइक्रोवेव होता है वह क्या यूज करता है, माइक्रोवेव्स मतलब कि सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करता है किसी भी फूड को हीट करने के लिए। इन द केस ऑफ माइक्रोवेव ओवंस मतलब कि माइक्रोवेव ओवंस में कॉमनली यूज रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, जो कि क्या करता है 2500 मेगाहर्ट्ज क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो यह जो होता है मतलब कि माइक्रोवेव जो होता है ऊष्मा के प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। अब आज का वीडियो केवल इतना है। इसमें 50 क्वेश्चन हम नहीं ले पाए क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है और देखने में भी अच्छा नहीं होता। तो देखिए जो अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 9:30 बजे अभी तक जितने क्वेश्चन हमने UEE मॉक टेस्ट 1 जो अभी हमने क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन 40 क्वेश्चन बताए, इन्हीं क्वेश्चन का हम मॉक टेस्ट लेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। चैनल का नाम है द क्विज सर्कल, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली आप 9:30 बजे रात को क्विज दे सकते हैं। और अब जो वीडियो यहाँ पर देखे हैं अगर वहाँ पर आप जाकर क्विज देते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें समझ में आया था, कौन सा नहीं आया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।